Hello friends, welcome to the YouTube channel HK Sir. First of all, I will give my brief introduction. I am a chartered accountant by profession and मैंने मेरा चार्टेड अकाउंटेंट जो है मई 2013 बैच में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। इस चैनल को क्रिएट करने का मोटिव ये है कि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स अच्छे से समझ पाए, उसमें जो रेलेवेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर हम विस्तार से पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या है, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आपके जो डाउट्स होंगे वो भी इसके अंदर हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। उसके लिए मैंने अलग से एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसके ऊपर आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर हम डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं एंड इवन कमेंट्स में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आज का जो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हमें बेप्स के बारे में समझना है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये जो चैप्टर है इसके बारे में हमें डिटेल से समझना है, क्योंकि ये काफ़ी नया एंड डिफिकल्ट टॉपिक है। इसके बारे में आज हम समझते हैं। ये सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, बाकी इन जनरल पब्लिक जो कॉमर्स से रिलेटेड है, जो ये समझना वेब्स के बारे में समझना चाहती है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं वीडियो। स्टार्टिंग विद इट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग? क्या होता है ये बेप्स, क्या होता है? व्हाट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग? तो इसके अंदर आपको समझना होगा कि इरोजन क्या होता है। इरोजन हमने बचपन में पढ़ा था, आपको याद हो तो, राइट? सॉइल इरोजन पढ़ा था, जिसके अंदर था कि मिट्टी जो है वो कट के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, राइट? अगर उपजाऊ मिट्टी है और वो कट के अगर दूसरी जगह चली जाए तो उस खेत वाले को परेशानी होगी। वैसे ही अगर मेरा कोई टैक्स है, मेरे कंट्री का टैक्स है, वो टैक्स अगर इरोड होके दूसरी जगह चला जाए, या जिस कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए, इंडिया में किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, वो यहाँ पे टैक्स नहीं भरे और दूसरी जगह चला जाए, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग वही है। टू अंडरस्टैंड इट मोर, ये टेक्स्ट देखते हैं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग is due to multinational enterprise exploiting gaps and mismatches between different countries tax system। इस क्या होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, क्यों होता है ये? क्योंकि मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, जो एमएनसीज है, जो एमएनसी कंपनीज है, वो क्या करती है, दो देशों के बीच में या तीन देशों के बीच में क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है गैप्स को। कैसे गैप्स होते हैं, कैसे मिसमैचेस होते हैं? मान लीजिए आज इंडिया के अंदर टैक्स रेट है 30%, ठीक है? अगर आप कुछ भी इनकम अर्न करते हैं तो आपको 30% पे करना पड़ता है उसके ऊपर एज अ इनकम टैक्स। इंडिविजुअल का स्लैब्स अलग है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, आई एम टेलिंग अबाउट द फिक्स टैक्स रेट ऑफ 30%। बट वही टैक्स रेट दुबई में नील है, जीरो है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, अपने बिजनेस को इस तरह से स्ट्रक्चर करती है कि इनकम जो है वो सारी की सारी दुबई में शिफ्ट हो जाए, ठीक है? जो उसका बेस है वो दुबई में शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से इंडिया, वो कमा इंडिया में रहे, बट उसको स्ट्रक्चर इस तरह से किया जाता है कि सारे की सारे सोर्स जो होती है इनकम, वो वहां हो जाती है, दुबई में हो जाती है, जिसकी वजह से वो टैक्स से बच जाती है। ना उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ रहा है अब, और ना ही वो उसको टैक्स दुबई में भरना पड़ता है। करेक्ट? टिपिकली अ कंपनी नीड्स टू पे टैक्स फॉर द इनकम और प्रॉफिट दे अर्न। टिपिकली एक कंपनी को टैक्स पे करना होता है। In recent times, MNCs are developing sophisticated and refined tax planning practices to avoid tax by shifting their incomes to other countries। जो कि मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं इनकम को। पैराडाइम जो है पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। अब ये क्या है, अब डेवलपिंग कंट्रीज को तो बहुत हानि हो जाती है। क्या होता है, इन डेवलपिंग कंट्रीज द लैक ऑफ टैक्स रेवेन्यू लीड्स टू सिग्निफिकेंट अंडर फंडिंग ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट दैट कुड हेल्प फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मतलब हुआ इसका कि अब आज एक डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट? अब यहाँ पे हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, सरकार जितना भी खर्चा है रोड बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल्स बनाने में, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, ये कैसे बिल्ड करेगी? जब टैक्स से रेवेन्यू आएगा, उसी को वहां पे खर्चा करके हम बड़ा बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे। बट अगर यही टैक्स अगर यहां से इरोड होता है, यहां से चला जाता है, तो सरकार जो है उसमें कुछ नहीं कर पाएगी, और हम जो डेवलपिंग कंट्री है वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि टैक्स इरोड ना हो यहां से। करेक्ट?
व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरनेशनल कोलाबोरेशन टू प्रोटेक्ट टैक्स सॉवरेनिटी ऑफ इट्स कंट्रीज। इसकी क्या जरूरत है सर? समझ गए कि मतलब ठीक है, एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चला गया, बट इसकी वजह से इंटरनेशनल कोलाबोरेशन की क्या जरूरत है? तो आप समझिए, टैक्सेशन इज द कोर ऑफ कंट्रीज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होता है कि एक तरह से जड़, मतलब कि पावर। टैक्सेशन क्या है? कंट्री की पावर है, राइट? बट वाइल गवर्नमेंट डेवलप इट्स कंट्रीज टैक्स लॉ, दे मे नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज लॉ। आज अगर इंडिया का टैक्स सिस्टम में लिखने बैठता हूं, मैं टैक्सेशन का कोई लॉ बनाता हूं इनकम टैक्स का, तो हो सकता है कि मैं हर कंट्री का उसके अंदर समन्वय नहीं देखूं, हर कंट्री का टैक्स लॉ देख के अपना टैक्स लॉ बनाऊं, ऐसा जरूरी नहीं है, करेक्ट? जो कि पॉसिबल भी नहीं है। ड्यू टू दिस इट माइट हैपन दैट अ पर्सन और एन एंटरप्राइज हैज टू पे टैक्स इन टू कंट्रीज ऑन अ सिंगल इनकम। इसकी वजह से क्या होता है कि एक आदमी है, ठीक है, एक एमएनसी है, उसको हो सकता है कि दोनों जगह इनकम टैक्स पे करना पड़ जाए, इंडिया में भी इनकम टैक्स पे करना पड़ जाए, और यहां से कमा के वो मान लीजिए दूसरे देश में इनकम को लेके जाता है, अपना पैसा लेके जाता है, जिसको हम रिपेट्रिएशन भी बोलते हैं। अगर दूसरी जगह वो इनकम को लेके जाता है तो वो इनकम दोनों जगह टैक्स हो रही है, उसकी कंट्री के हिसाब से भी टैक्स होना चाहिए और मेरे कंट्री यहाँ इंडिया में भी टैक्स हो रहा है। तो हो सकता है ड्यूअल टैक्सेशन हो, और हो सकता है दोनों जगह ही टैक्स से वो बच जाए, वहां पे भी बच जाए और यहां से भी बच जाए। इस वजह से क्या है, डोमेस्टिक लॉ में तो क्या होता है कि कोहेरेंस होता है, ठीक है। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है? यहाँ पे समन्वय, कोहेरेंस मतलब समन्वय होता है कि ये एक मैचिंग प्रिंसिपल से चलता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है डोमेस्टिक लॉ के अंदर? हमारे इंडियन इनकम टैक्स में क्या है मैचिंग प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल ये है कि आज अगर मैं किसी चीज पे इनकम मैंने अर्न की, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैंने किसी को गुड्स बेचे मान लीजिए और मैंने इनकम अर्न की, तो मैं उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करूंगा और सामने वाला उसी खर्चे का डिडक्शन ले लेगा, एक्सपेंस का। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल हो गया। एक जने ने इनकम कमाया, उसने टैक्स भरा, दूसरे जने ने उसका डिडक्शन ले लिया। बट ये जरूरी नहीं है कि ये जो कोहेरेंस है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो, राइट? ये क्लियर हो गया। इसलिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो बेप्स क्या करता है इसके अंदर? बेप्स रिलेट्स प्राइमरीली टू इंस्टेंसेस वेयर द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट टैक्स रूल्स लीड्स टू डबल नॉन टैक्सेशन और लॉ टैक्सेशन। देखिए, नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, क्या नेम क्या है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो वो नाम से ही पता चलता है कि ये किसको पॉइंट आउट करेगा। ये पॉइंट आउट करेगा जहां पे नॉन टैक्सेशन है या फिर लो टैक्सेशन है, ना कि जहां पे दोनों जगह टैक्स लग रहा है उसके ऊपर इतना नहीं बोलेगा। ये जहां पे नॉन टैक्सेशन, मतलब वहां भी टैक्स नहीं लग रहा है और यहां भी टैक्स नहीं लग रहा है, तो उसके ऊपर बेप्स जो है प्राइमरीली पॉइंट आउट करता है। और इसीलिए कंट्रीज को कोलैबोरेट होने की जरूरत है, ठीक है, टैक्स मैटर्स के ऊपर कोलैबोरेट होने की जरूरत है। ओके सर, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि बेप्स क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। इसके ऊपर जो मॉडल कन्वेंशन आया है, ओईसीडी का जो मॉडल कन्वेंशन आया है, वो क्यों जरूरी है। तो क्या है ओवरव्यू ऑफ बेप्स में? ओईसीडी क्या है? ओके, ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज जुड़े हुए हैं और ओईसीडी एक प्लान लाती है कि आपको हर कंट्री को अभी टैक्स के लिए ये करना चाहिए, या फिर इकोनॉमिकली ये डेवलपमेंट्स, जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके अंदर वो लाती है। इसके अंदर काफ़ी कंट्रीज जुड़े हुए हैं। और 2013 में इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें था एड्रेसिंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। बेस इरोजन के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट निकाली, उसके अंदर सजेशंस लिए, सब कंट्रीज ने अपने अपने सजेशंस दिए और बाद में एक एक्शन प्लान आया जो कि अक्टूबर 2015 में पब्लिश हुआ वर्ल्ड वाइड। ओके सर, बेप्स एक्शन प्लान आइडेंटिफाइज 15 एक्शंस टू एड्रेस बेप्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। बेप्स क्या हो गया? एक तरह से बेप्स एक आपका चैप्टर हो गया, ठीक है। बेप्स एक पूरा चैप्टर हो गया और उसके अंदर 15 एक्शन प्लान्स है, उसको आप यूनिट मान सकते हो। तो 15 एक्शन प्लान है जो ओईसीडी ने दिए थे बेप्स के लिए, बेप्स को टैकल करने के लिए, बेस इरोजन को टैकल करने के लिए 15 एक्शन प्लान निकाले। उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कोहेरेंस, जो हमने अभी समझा कि एक जगह अगर इनकम है तो दूसरे को खर्चा मिलना चाहिए, वो कोहेरेंस हो गया। सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है? जैसे कि आपका ट्रीटी हो गई, डबल टैक्स ट्रीटी होती है, अवॉइडेंस एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशंस होते हैं,
तो आर्म्स लेंथ जो है वो किस तरह से निकालनी है, ये सब्सटेंस के अंदर आता है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें वो ट्रांसपेरेंट हो, वो सही हो। एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है रिलेटेड टू एक्सपेंस और खर्चा, जो भी इनकम जो भी करेगी, तो उसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके सर, ये भी समझ गए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि बेप्स के अंदर क्या है, 15 एक्शन प्लान है, राइट। यहां पे बेप्स एक्शंस एज पर ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो एक तो कोहेरेंस हमने बताया था, एक सब्सटेंस, एक ट्रांसपेरेंसी और एक हॉरिजॉन्टली क्या होता है। तो देखिए एक्शन प्लान 1 क्या है, एक्शन प्लान 1 है डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल, आज का दुनिया में हर चीज डिजिटल हो चुकी है। आपके स्नैपडील से लेके अमेजन तक हर चीज आप क्या है, डिजिटली खरीद रहे हो। यूट्यूब डिजिटल है, जहां पे आप अभी वीडियो देख रहे हो, ये यूट्यूब है, ये डिजिटल है। आप फेसबुक पे जाते हो, वो डिजिटल है। तो डिजिटल इकोनॉमी के अंदर टैक्स बहुत इरोड होता है। जहां से इनकम सोर्स हुआ है वहां पे वो टैक्स नहीं होता है, और हर जगह से टैक्स देने में वो बच जाते हैं। इसलिए ये एक बहुत मेजर इशू था जिसको यहाँ पे टैकल किया गया है। फिर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिड मिसमैच है, सीएफसी रूल है, लिमिट इंटरेस्ट डिडक्टिबिलिटी, जो कि आपका जैसे सेक्शन 94B आया है अभी इनकम टैक्स एक्ट में, वो है। ऐसे करके 15 उन्होंने एक्शन प्लान दिए हैं। तो क्या सर ये 15 के 15 अपनाने पड़ेंगे क्या? अगर ओईसीडी के अंदर कोई मेंबर बनता है, कोई कंट्री मेंबर है जो कि अडॉप्ट करता है एक्शन प्लान्स को, तो क्या 15 के 15 उसको अडॉप्ट करने पड़ेंगे? तो देखिए इसमें फंडामेंटल्स दिए हैं बेप्स के, इन्होंने ओईसीडी ने फंडामेंटल भी निकाले हैं। उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, न्यू मिनिमम स्टैंडर्ड। मिनिमम वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि मिनिमम मतलब ये तो आपको कम से कम लेने ही पड़ेंगे। न्यू मिनिमम स्टैंडर्ड इंप्लाइज एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू रूल टू बी इंप्लीमेंटेड बाय ऑल स्टेट्स। हर स्टेट को, स्टेट मतलब यहां पे कंट्री है, ओके, जैसे यूनाइटेड स्टेट, वैसे स्टेट इज अ कंट्री है। तो हर स्टेट को, मतलब हर कंट्री को ये रूल तो कम से कम भी अपनाने ही पड़ेंगे। ये नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें कौन से 4 बेप्स है जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, तो वो है एक्शन 5, 6, 13 एंड 14। ये आप याद रख लीजिएगा, 4 बेप्स के मिनिमम स्टैंडर्ड है। ओके, फिर रिवीजन ऑफ अ स्टैंडर्ड विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी क्या है कि ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, बनाया, उसके अंदर रिवीजन हुआ है, तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो उसके अंदर पूरा का पूरा गाइडलाइन आएगा। और उसमें कैविएट रहेगा। क्या कैविएट रहेगा कि बेप्स के जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने इस चीज को एंडोर्स नहीं किया है कि जो भी स्टैंडर्ड अभी, मतलब जो ये रिवाइज हुआ है, वो उन्होंने अपनाया है या नहीं अपनाया, मतलब सबने अपनाया है या नहीं अपनाया, वो इसके अंदर नहीं आता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, अ बेस्ट प्रैक्टिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड बट ऑप्शनल रिकमेंडेशन। करेक्ट, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, अभी तक हम बेप्स समझ गए कि बेप्स क्या होता है, क्यों ओईसीडी क्यों गाइडलाइंस लाया, क्या बेस इरोजन होता है, प्रॉफिट शिफ्ट कैसे करते हैं, इसके लिए कौन कितने एक्शन प्लान आए हैं ओईसीडी ने किया है, कितने मेंबर कंट्रीज जो है वो उनको मेंबर बनना पड़ेगा, वो अडॉप्ट करेंगे, सब एक साथ एक चीज पे मानने चाहिए, बहुत चीजें हैं। तो उसमें से फर्स्ट एक्शन प्लान क्या है? फर्स्ट एक्शन प्लान जिससे मैंने आपको समझाया था कि इट इज अबाउट द डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी क्या हो गया, अभी पूरी दुनिया में आप कहीं से भी बैठ के कमा सकते हो। आप अपने घर पे बैठे हो, आपने यूट्यूब का वीडियो बनाया, डिजिटली आपने पैसा कमा लिया। आपने यहाँ से अमेजन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा दिया, वहाँ पे प्रोडक्ट बेच दिया, और आपने ग्लोबल, आप कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट बेचो, कहीं भी एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, कुछ भी करो वहाँ पे। करेक्ट, ठीक है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, बट आपको फिजिकली उसमें कुछ नहीं करना है। इट ऑल टेक्स प्लेस इनटू अ साइबर स्पेस। ठीक है, ड्यू टू नॉन फिजिकलिटी क्या होता है, टैक्स अथॉरिटीज को पता नहीं चलता है कि इस प्रॉफिट को टैक्स कहां करे। जुरिस्डिक्शनल इश्यू आ जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप इनकम सोर्स के ऊपर आप टैक्स कर सकते हो। आपको जुरिस्डिक्शन डिसाइड करना पड़ता है कि वो इनकम जो है वो कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है या आउट ऑफ इंडिया हुई है। आप पूरी ग्लोबल इनकम सिर्फ रेजिडेंट की ही इंडिया के अंदर चार्ज होगी, ये अपन ने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा। करेक्ट, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था इसके लिए कि इसको टैक्स कैसे करें। आज गूगल है, गूगल क्या करता है, गूगल के अंदर ऐड आते हैं। मान लीजिए आज मैंने ऐड दिया, ठीक है, अभी मैंने गूगल को बाहर पैसा पे किया, गूगल ने पैसा तो मुझसे कमाया,
लेकिन यहाँ पे इनकम सोर्स नहीं हुआ, इसलिए वो टैक्स भी नहीं दे रहा था। करेक्ट, समझे आप मेरा क्या कहना चाहता हूँ? फेसबुक हो गया, फेसबुक के अंदर आपने ऐड दिया, मैंने वहां पैसा दे दिया, मेरा पैसा यहाँ से शिफ्ट होके वहां चला गया। ठीक है, सोर्स तो मैं ही हूं, इंडिया में ही कमाया ना उसने, एक तरह से फिजिकली नहीं कमाया, डिजिटली कमाया, बट इंडिया के अंदर ही कमाया। ऐड तो इंडिया में ही देख रहे हैं लोग। करेक्ट, तो इसके लिए क्या है, ये बेप्स जो है फर्स्ट एक्शन प्लान लेके आया था। इससे पहले क्या होता था, जहां भी सर्वर सर्वर जहां पे भी लगा हुआ रहता था, उस सर्वर को मान लेते थे कि मान लीजिए अमेजन का सर्वर यूएस में हो, किसी चीज का सर्वर लग्जमबर्ग में है या कहीं भी है, तो उस सर्वर के हिसाब से कि अच्छा इसका लोकेशन, इस सर्वर का लोकेशन अमेरिका है, तो अमेरिका इसकी जो भी जितनी भी इनकम होगी दुनिया भर की सारी यूएस के अंदर ही टैक्स हो जाएगी। इसलिए ये लोग क्या करते थे, सर्वर को ऐसी जगह रखते थे जहां पे टैक्स नहीं चुकाना पड़े। करेक्ट, सारी एमएनसीज होशियार है, अपना सर्वर ही ऐसी जगह रख देगी, दुबई में रख देगी, वहां पे तो इनकम टैक्स जीरो है, जीरो रेट है, तो इसके लिए वहां पर अपना सर्वर लगा दो तो अपने को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये इसको इस इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए बेप्स का एक्शन प्लान 1 आया। ठीक है, इश्यूज क्या थे वो मैंने आपको बता ही दिया। रिकमेंडेशन क्या है, ओईसीडी ने क्या रिकमेंड किया? ओईसीडी ने रिकमेंड किया टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने क्या बोला कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के रूल को मॉडिफाई कीजिए, उसमें ऐसा लिखिए कि एन एंटरप्राइज एंगेज इन फुली मटेरियलाइज डिजिटल एक्टिविटी वुड कॉन्स्टिट्यूट अ पीई इफ इट मेंटेन अ सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस। अगर मान लीजिए दूसरी कंट्री के अंदर आपका अच्छा प्रेजेंस है, उसकी इकोनॉमी के अंदर अच्छा आप वहां से पैसा कमा रहे हैं, तो उसका वहां पे पीई क्रिएट हो जाएगा। पी एक्शन प्लान 5 में पूरा दिया हुआ है कि पीई क्या होता है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। तो मैं आपको आगे ये हम पढ़ेंगे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि आप इंडिया, मान लीजिए एक यूएस की कंपनी है जो इंडिया के अंदर आके काम करती है, बिजनेस करती है, उसका कोई यहाँ पे ऑफिस नहीं है मान लीजिए, तो भी उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं ताकि उसको इंडिया के अंदर टैक्स भरना पड़े। उसके अलग अलग रूल्स होते हैं कि वो हैबिचुअली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है, यहाँ पे कमाई कर रहा है, यहाँ पे उसने ऑफिस खोल दिया है, ब्रांच ऑफिस खोल दिया है, लाइजन ऑफिस खोल दिया, तो पी के अलग अलग रूल होते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो पी बन जाता है, उसको इंडिया के में उसने फिर जितना भी इनकम कमाया होगा उसको उतना यहाँ पे पैसा भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। वैसे ही एक्शन प्लान 1 में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन प्रोवाइड करवाइए फॉर द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, डिजिटल एक्टिविटीज के लिए। A virtual place of business PE in the concept of PE, that is creation of a PE when enterprise maintains a website on server of another enterprise। अभी मान लीजिए कि मैंने दूसरे के एंटरप्राइज के सर्वर पे जाके अपने आप को लिंक करा दिया। ठीक है, वहां पे मेरे उसके सर्वर में मेरा प्रोडक्ट डाल दिया, तो उस जहां पे उसका सर्वर है उस जुरिस्डिक्शन पे भी आपको वहां पे पी क्रिएट करना पड़ेगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और टैक्स भरना पड़ेगा। फाइनली एक क्या रिकमेंडेशन है, इम्पोजिशन ऑफ अ फाइनल विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट ऑफ डिजिटल गुड्स विच इज नोन एज इक्वलाइजेशन लेवी, जो कि इंडिया ने अपनाया है। आपको अगर पता हो, आपने देखा हो, तो इक्वलाइजेशन लेवी इंडिया के अंदर आ चुका है। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, तो इंडियन इनकम टैक्स में क्या हुआ, इसमें क्या किया इंडियन इनकम टैक्स ने, फाइनेंस एक्ट 2013 में एक चैप्टर 8 इंसर्ट किया। ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर क्या है, इक्वलाइजेशन लेवी। इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए उन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी लेके आए। इक्वलाइजेशन लेवी कितना होता है, इक्वलाइजेशन लेवी पहली बात तो आपका टीडीएस की तरह है। ठीक है, टीडीएस कैसा होता है, जैसे आप रेंट पे कर रहे हो, आप अगर 1,80,000 से ऊपर की लिमिट आपने क्रॉस की, तो आप अभी ठीक है चेंज होगी 2,40,000 या जो भी लिमिट है, वो आप जैसे ही क्रॉस करते हो तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। वैसे ही इक्वलाइजेशन लेवी में अगर आप 1,00,000 रुपए से ऊपर की लिमिट को क्रॉस करते हो फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज, तब आपको 6% काटना पड़ेगा। कौन काटेगा, सर्विसेज रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग पीई इन इंडिया। ठीक है, किसने रिसीव की है, एक नॉन रेजिडेंट ने पैसा रिसीव किया है। यहां पे रिसिपिएंट कौन है, नॉन रेजिडेंट, मतलब आउट ऑफ इंडिया वाला आदमी है, उसने आउट ऑफ इंडिया पैसा रिसीव किया है और उसकी इंडिया में पीई नहीं है। ठीक है,
इंडिया में अगर पी नहीं है, नॉन रेजिडेंट ने पैसा पे किया है और सॉरी, नॉन रेजिडेंट को पैसा पे किया और किसने पे किया है, रेजिडेंट ने पैसा पे किया है, तब आपको 6% काटना है। और कब काटना है, जब एक नॉन रेजिडेंट पैसा पे करे जिसका इंडिया में पीई है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना है कि अगर नॉन रेजिडेंट को पे किया है जिसका पीई नहीं है तो काटना है, और अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में पीई वाला आदमी है जिसका पीई है ऑलरेडी इंडिया में, तो उसको पे करना है। ठीक है। अब स्पेसिफाइड सर्विस क्या होता है? स्पेसिफाइड सर्विस का मतलब हो गया ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप गूगल पे ऐड देते हैं, आप फेसबुक पे ऐड देते हैं, वो हो गया। एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी और सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। बहुत वास्ट ये डेफिनेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है एनी अदर फैसिलिटी फॉर पर्पज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। अब स्पेसिफाइड सर्विस क्या क्या इंक्लूड करेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नोटिफाई कर सकती है, वो नोटिफिकेशन में डाल सकती है और क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। सो गाइज, हाँ, इसके अंदर अभी एक्शन प्लान 1 में सेक्शन 9 बचा है हमारा इंडियन इनकम टैक्स के अंदर, जो कि आपको बताता है कि पोयम आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ होगा, क्योंकि उसके हिसाब से आप सोर्स, जो मैं आपको कह रहा था कि सोर्स ऑफ इनकम इंडिया के अंदर एज पर सोर्स ऑफ इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स जो लेवी होता है, इट इज लेविड एज पर सोर्स ऑफ इनकम। वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है, जो कि सेक्शन 9 बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। उसके अंदर वोडाफोन का केस और सब आया था, तो कैसे कैसे वो हुआ था वो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर अच्छे से समझेंगे। सेक्शन 9 समझेंगे, दूसरा एक्शन प्लान है वो समझेंगे। आई थिंक 2 या 3 वीडियो में पूरा बेप्स हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कुछ भी इसके ऊपर कमेंट है, तो मैंने आपको लिंक दिया है टेलीग्राम का, उस पर आप ज्वाइन कीजिए और आप उसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। आप यहाँ भी कमेंट में कुछ अगर क्वेरी है तो आप डिस्कस कीजिए। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके इस लेक्चर का। थैंक यू।